कक्षा 8 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 को। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे गए, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। यहाँ पर बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। आयतन का मतलब उसने कितना स्थान घेरा हुआ है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ की बात हो रहा है, बाहरी पृष्ठ, और यहाँ पे ऊपरी पृष्ठ की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बाहरी क्षेत्रफल की समझ लीजिए, बाहरी क्षेत्रफल की बात हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए ए में कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, तो इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, इसके लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में हम लोग इसका आयतन ज्ञात करेंगे। यदि हम लोग इसका आयतन पता रहेगा तो हम लोग बता पाएंगे, तब हम लोग बता पाएंगे कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें आयतन, यहाँ पर चलिए हम लिखते भी चलते हैं। इस स्थिति में हम लोग इसका आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर बी वाली स्थिति को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। यहाँ पर जो बेलनाकार टैंक है ना, यदि हमको इसको प्लास्टर करना है तो प्लास्टर जब भी करेंगे ना तो इसके बाहरी क्षेत्रफल पर आप प्लास्टर करेंगे। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल पर और ऊपर नीचे प्लास्टर करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए, इसका ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर मतलब आयतन मतलब इसके पानी से संबंधित देगा ना तो इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है ना कि इसका प्लास्टर जब भी प्लास्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके आप ऊपरी भाग पर करेंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे। ठीक है, तो ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर त्रिज्या हो जाएगा और नीचे भी त्रिज्या रहेगा। और देखिए बेलन के लिए यही फार्मूला होता है। देखिए बेलन आकृति इसी प्रकार से रहेगा, और बेलन का यदि आयतन ज्ञात करना है, आकृति ने कितना स्थान घेरा हुआ है, मतलब बेलन ने कितना स्थान घेरा हुआ है, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे आर की बात करेंगे तो जो भी बेलन का त्रिज्या रहेगा और यहाँ पे एच उसकी ऊंचाई रहेगा, है ना। और बेलन के वक्रतल या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, है ना। ये यहाँ पर बाहरी, यहाँ पर ऊपर का यहाँ पे जो वृत्त बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल छोड़कर, है ना, यहाँ पे उसका ऊपर का क्षेत्रफल, अभी मान लीजिए ऊपर नहीं क्षेत्रफल पर कलर किया है। यदि कलर के हिसाब से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि चारों तरफ तो इसको कलर किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया गया है, जो ऊपर एक वृत्त है उसको छोड़ दिया गया है, नीचे के वृत्त को भी छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जब इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात किया जा रहा है तब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच होता है। इसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं यदि कलर करने के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे चारों तरफ तो आप इसके कलर करेंगे, बेलन के साथ साथ ऊपर भी कलर करेंगे और नीचे भी कलर करेंगे, जो यहाँ पर ऊपर और नीचे वृत्त बना है ना। तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल यह प्राप्त होगा, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच होता है। बेलनाकार आकृति रहेगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही होता है ना, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। चलिए हो गया। तो यहाँ पर इसका यदि प्लास्टर करना है ना, यहाँ पे वांछित बोरियों की संख्या मतलब लेते हैं कि यदि प्लास्टर करना है और यदि इसको बताना है कि मतलब कितनी बोरियाँ आपको सीमेंट लगेगा, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, है ना, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग इसको नोट कर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सी वाले प्रश्न में दे दिए गए, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो यहाँ पर पानी से संबंधित दे रहा है ना कि यहाँ पर छोटे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, इसको यदि भरना है तो इस स्थिति में हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ही ज्ञात करेंगे, है ना। पानी से संबंधित है तो यहाँ पर यदि इसको आप भरना चाहते हैं छोटे टैंकों से, छोटे टैंकों की मदद से इसको भरना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर इसका आयतन हमें ज्ञात होना चाहिए ना, कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा। ये यहाँ पर बेलनाकार बड़ा टैंक है ना, और यहाँ पर दे देगा इसको छोटे टैंकों से भरना है। मान लेते हैं छोटे छोटे डब्बे से इसको भरना है ना, तो हम लोग को यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात होना चाहिए, है ना। आयतन हम लोग इस स्थिति में इसका आयतन ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना लीटर पानी है, और मान लेते हैं छोटे टैंक है, मान लेते हैं 5-5 लीटर का टैंक है, मान लेते हैं इसमें 100 लीटर आ रहा है। ठीक है, 100 लीटर पानी इसमें आ रहा है, तो हम लोग इस स्थिति में इसका आयतन ही ज्ञात करेंगे। और मान लेते हैं छोटे टैंकों की संख्या, जो मान लेते हैं छोटे पानी के बोतल हैं जो कि 5-5 लीटर के हैं, ठीक है, और उससे लाकर इसमें आप भर रहे हैं, ठीक है, तो उससे भर रहे हैं, तो आप जब इसको भरेंगे ना तो इसका इस स्थिति में हम लोग इसका आयतन ही ज्ञात करेंगे, है ना, कि इसमें कुल कितना पानी आएगा, है ना। जितना पानी में आएगा उसके लिए फार्मूला भी होता है ना। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, सेंटीमीटर में आयतन ज्ञात रहेगा या मीटर में आयतन ज्ञात रहेगा ना। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 1 सेंटीमीटर घन बराबर 1 ml, और यहाँ पे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर घन होता है, 1000 सेंटीमीटर घन। और यहाँ पे 1 मीटर घन बराबर, यहाँ पे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर घन, या फिर इसे कह सकते हैं कि 1000 लीटर। यहाँ पे 1 मीटर घन का ये मतलब हो गया ना कि मान लेते हैं इस प्रकार से घन के आकार का है, ठीक है, घन के आकार का आपका पात्र है, और यहाँ पे उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है, 1-1 मीटर का है, और उसमें आप पानी भरेंगे तो यहाँ पे उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए
बाकी यहाँ पर इसमें यदि छोटे छोटे टैंकों से इसको आप भरना चाहते हैं, इस बड़े टैंक को, ठीक है, बेलनाकार टैंक को यदि आप भरना चाहते हैं तो इस स्थिति में हम लोग इस बेलनाकार टैंक का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन भरा जाएगा। बाकी चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए हम नोट कर देते हैं। पहले वाली स्थिति के लिए हम लोग इसका आयतन ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। यहाँ पे बी वाली स्थिति में इसको प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या, मतलब हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है कि इसको प्लास्टर करने के लिए कितने बोरियों का सीमेंट लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो बेलनाकार टैंक है लिख देते हैं, इसकी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, और इसमें भरे जाने वाले, हमने इसको बताया कि यहाँ पे इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटों की संख्या। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे दे देगा ना इसमें भरे पानी से छोटे टैंक हो, तो यहाँ पर इसका यह मतलब है ना कि यहाँ पर इसमें पहले से पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर इससे फिर छोटे टैंकों को भरना है। यहाँ पर जो भी बेलनाकार टैंक दे देगा, अब इसको ना इसमें जो भी पानी भरा रहता, अब यहाँ पे छोटे टैंकों में यदि हम लोग को इसमें से पानी निकालकर छोटे टैंकों में भरना रहता, तभी भी हम लोग उस स्थिति में भी इसका हम लोग आयतन ही ज्ञात करते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं आयतन। फिर जो भी समीकरण रहता है ना, तो उसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। मान लेते हैं छोटे टैंकों की संख्या n है और उसका जो भी आयतन रहता है वो हम लोग गुणा कर देते, और यहाँ पे बड़े वाला जो यहाँ पर टैंक है, यहाँ पे जो बेलनाकार टैंक है, इसके आयतन के वो बराबर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी पानी संबंधित रहता है तो उसको हम लोग हल करते हैं। फिलहाल में इसके लिए ये समझ लीजिए कि हम लोग को प्रश्न रहता है तो हम लोग उस हिसाब से हल भी करते हैं। फिलहाल में ये समझ लीजिए कि यहाँ पर यह आयतन से संबंधित है ना, इसी के आयतन को यहाँ पे छोटे छोटे टैंकों के आयतनों में बांटा जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न इस प्रकार से आपका हल हो गया। प्रश्न 2 दे दिए गए, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बेलन ए दे दिया गया जिसका यहाँ पर व्यास दे दिया गया और 7 सेंटीमीटर, साथ साथ ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे दिया गया। बेलन बी का व्यास, यहाँ पे बेलन बी दे दिया गया, इसका व्यास आपको दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। तो यहाँ पे आयतन की बात करना है, मतलब किसने अधिक स्थान घेरा हुआ है। हालांकि यही अधिक स्थान घेरेगा, बाकी इसको हम लोग हल करके ही बता सकते हैं। यहाँ पे दे देगा किसका आयतन अधिक है, ये आपको बताना है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, मतलब ज्ञात करके भी आपको बताना है कि किसका आयतन अधिक है। चलिए हम लोग बता देंगे। आयतन के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे यदि बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चलिए हो जाएगा। इसका सत्यापन भी कर लेंगे। जाँच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसको मान लेते हैं कि यदि कलर करना है तो यहाँ पे चारों तरफ आप कलर करेंगे, साथ साथ ऊपर और नीचे, यहाँ पे सबकी बात हो रहा है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। चलिए, यहाँ पर हमें बताना है कि जिसका आयतन अधिक रहेगा क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक रहेगा, ये हम लोग ज्ञात करके ही बता पाएंगे। तो चलिए हम लोग बेलन ए का हम लोग पहले ज्ञात करते हैं आयतन, और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हम लोग ज्ञात करते हैं बेलन ए के लिए। फिर हम लोग बेलन बी के लिए भी ज्ञात करेंगे उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम लोग तुलना करके बताएंगे कि किसका आयतन अधिक है और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। दूसरे प्रश्न को लिख देते हैं हम लोग पहले। बेलन ए की, देखिए हम लोग ना पहले हम लोग देखिए बेलन का आपको व्यास दे देगा, है ना। तो पहले हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर लें, तभी हम लोग फार्मूला प्रतिस्थापित करेंगे। बेलन ए का त्रिज्या, जिसको हम लोग दर्शाएंगे आर से, जो कि होता है व्यास का आधा हम लोग कर देंगे, है ना, क्योंकि आपको प्रश्न में व्यास दे दिया गया था। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर व्यास है, इसका हम लोग आधा कर देते हैं, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन ए का हमने व्यास ज्ञात कर दिया, साथ साथ यहाँ पे इसका ऊंचाई दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। लिख देते हैं ऊंचाई रहेगा, जिसको हम लोग एच से दर्शाएंगे, जो कि आपको दे देगा 14 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका हम लोग आसानी से आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं बेलन ए का आयतन, इसके लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर यहाँ पे त्रिज्या क्या है, 7/2 है, तो यहाँ पे 7/2 पर कुल 2 घात गुणते। ऊंचाई कितना है यहाँ पे 14,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मात्रक का वर्ग हो जाएगा, जो त्रिज्या है इसका मात्रक सेंटीमीटर, इसका वर्ग रहेगा, और साथ साथ यहाँ पे जो भी ऊंचाई है इसका वर्ग रहेगा। मतलब मात्रक जो भी रहेगा यहाँ पर घन में ही प्राप्त होगा, सेंटीमीटर घन आपको प्राप्त हुआ। कोई भी ठोस वस्तु रहता है ना तो वो त्रिविमीय आकार का रहता है, 3D डायमेंशनल रहता है। उसका यदि आप आयतन ज्ञात कराएं ना, उसने कितना स्थान घेरा हुआ है, तो हमेशा मात्रक घन में ही रहेगा, उस पर 3 घात रहेगा यहाँ पे आयतन के लिए। चलिए यहाँ पर हम इसको और हल कर दें। यहाँ पे 22/7 गुणते यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 2 गुणनखंड है ना, आधार के 2 गुणनखंड है, 7/2 गुणते 7/2 और गुणते यहाँ पे 14 सेंटीमीटर घन। चलिए इसको, इन सबको आपको सिंपल हल कर लेना है। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। 22/7 है, 22/7 है, गुणते 7/2 गुणते 7/2 और गुणते 14। इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं डायरेक्ट, इसका हम लोग मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे। अंश और हर में 7 विभाजित हो गया, और यहाँ पे 22 है ना, यहाँ पे 2 से हम लोग विभाजित कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। हल कर देंगे तो और क्या बचेगा, यहाँ पर बचा क्या हुआ है, 11 बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 2 से विभाजित कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 7 विभाजित हो गया है। चलिए यहाँ पर बचा हुआ है 7/2, यहाँ पर फिर 2 है ना, तो यहाँ पर 14 से हम लोग इसको विभाजित कर देते हैं। 2 7 14, ठीक है। यहाँ पर हमने विभाजित कर दिया तो 7 गुणते 7 बचा हुआ है भाई, 7 गुणते 7, 7 7 49 हो जाएगा, 11 गुणते 49, और यहाँ पे 11 9 99 को 9, और हासिल आपको 9 लगा, और फिर 11 चौका 44, और फिर आपको 44 में आपको 9 जोड़ देना है, तो जो कि आपको प्राप्त हो जाएगा 53। इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। 539 प्राप्त हो रहा है हल करने पर, 539 सेंटीमीटर घन। यही आपको बेलन का आयतन ज्ञात हुआ। चलिए इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई, फार्मूला लिखते हैं इसका 2 पाई r, यही फार्मूला होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। यहाँ पे 2 पाई r और r प्लस h। चलिए यहाँ पर सबका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। 2 पाई का मान 22/7, r है यहाँ पे त्रिज्या 7/2, 7/2, और यहाँ पर कोष्ठक के अंदर r का वैल्यू 7/2, और यहाँ पे प्लस h का मान है 14, तो यहाँ पर हमने 14 प्रतिस्थापित कर दिया। मात्रक यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। जो भी यहाँ पर इस प्रकार से आकृतियाँ रहती हैं ना, यहाँ पे द्विविमीय इसको बोल सकते हैं, जिसमें 2 ही अक्ष होता है, वो सब आकृतियाँ उनका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर देंगे तो यहाँ पे हमेशा जो भी मात्रक रहेगा उसका वर्ग रहेगा। इसमें त्रिभुज हो सकता है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, इसी प्रकार से आकृतियाँ। चलिए यहाँ पर हम लोग अंश और हर को विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, 7 से 7 विभाजित हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या हुआ है 22, है ना, 22 बचा हुआ है। और यहाँ पर यदि हम लोग इसको हल कर देंगे ना, इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 7/2 है और प्लस यहाँ पे 14 है। चलिए 14/1 इसको हमने लिख दिया, और यदि इसका लसा ले लेंगे तो 2 ही प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इस प्रकार से करना रहता है, जो भी लघुत्तम समापवर्त रहता है इसे यहाँ पे हर से भाग देते हैं। जितनी बार भाग चला जाएगा, कितना बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, एक बार भाग चला जाएगा, एक का फिर अंश में गुणा कर देंगे तो 7 का 1 में गुणा कर देंगे 7 ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 1 से यहाँ पे लसन भाग देना रहता है, तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 में 2 बार भाग चला जाएगा, और 2 का फिर अंश में गुणा कर देते हैं, 14 दूना यहाँ पर आपको 28 मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए सिंपल जोड़ दीजिए, यहाँ पे 7 दूना 14 1 15, ठीक है, और एक हासिल इसमें जोड़ देंगे, 35 आपको 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको हल करने पर 35/2 प्राप्त हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको और हल करते हैं हम लोग। अंश और हर में यहाँ पे 2 विभाजित हो जाएगा, है ना, विभाजित होगा ना। यहाँ पर 22 गुणते यहाँ पर 35/2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा 11, 11 का 35 में आप गुणा कर देंगे, 11 5 55 को 5, फिर हासिल आपको 5 बनेगा, फिर 11 33, 33 में 5 जोड़ देंगे तो आपको 38 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 11 33, 33 में 5 जोड़ दिया तो यहाँ पे 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो गया बेलन ए का, ठीक है। चलिए बेलन बी के लिए हम लोग ज्ञात कर दें। बेलन बी का त्रिज्या, इसको भी हम लोग चलिए आर से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे इसका त्रिज्या यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर व्यास दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर व्यास बटा 2 हम लोग कर देंगे, व्यास दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 का आधा हम लोग कर देंगे तो 7 ज्ञात हो जाएगा, जो कि आपको प्राप्त होगा सेंटीमीटर में। साथ साथ यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई h
जो कि है 7 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग आयतन ज्ञात करते हैं। लिखते हैं बेलन बी का आयतन, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सबका हम लोग वैल्यू रखते हैं। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पे त्रिज्या क्या है 7 है, तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, इसके 2 गुणनखंडों गुणा, यहाँ पे 7 गुणते 7 हमने कर दिया, और यहाँ पे ऊंचाई के लिए भी क्या है 7 है, और मात्रक यहाँ पर सब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर घन हो जाएगा। चलिए अंश और हर को यहाँ पर विभाजित करते हैं। अंश और हर को यहाँ पर विभाजित कर देंगे तो एक साथ तो विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 का 7 में आपको गुणा कर देना है, या फिर 7 7 49 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बचा क्या हुआ है 22 गुणते 7 में 7 को गुणा कर देंगे, आपको 49 प्राप्त हो जाएगा सेंटीमीटर घन। यहाँ पर हम लोग इसका गुणा करते हैं, 49 का गुणा कर देंगे 22 में ना, यहाँ पे दोनों में 18 को 8 हासिल 1, यहाँ पे 2 चौका 8 1 हासिल 9, 98 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी 98 मिलेगा। 8 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 1 हासिल रहेगा तो इसमें जुड़ जाएगा, 1078 प्राप्त हो रहा है, 1078 सेंटीमीटर घन। यहाँ पे बेलन बी का हमने आयतन ज्ञात कर दिया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। चलिए इसको हल करते हैं। 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या तो यहाँ पर 7 ही है, और साथ साथ यहाँ पर भी त्रिज्या आपको 7 ही भरना है 7, और प्लस यहाँ पे ऊंचाई भी 7 है, और यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अंश और हर में 7 विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 22 में 2 का गुणा कर देंगे, 22 दूना 44 हो जाएगा, 7 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे गुणते 14, मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 14 चौको 56 होता है, 56 को 6 हासिल 5 लगा। ठीक है, 14 चौको 56 हो जाएगा, 56 में जब हासिल आप 5 जोड़ देंगे तो 56 और 5 61 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 56 और 5 61, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बस सिंपल तुलना करके देख लीजिए किसका आयतन अधिक है। आयतन की बात करें, बेलन ए का आयतन आपको यही ज्ञात हुआ था 539, यह है आयतन, और यहाँ पे बेलन बी का आयतन यहाँ पर है जो कि 1078। तो यहाँ पे किसका अधिक है, तो यहाँ पर बेलन बी का ही आयतन अधिक है ना। बस यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देते हैं, यहाँ बेलन बी का आयतन अधिक है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी आपको बताना था, तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर 385 है बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे बेलन बी का है 616, तो इसी का अधिक है। कामा लिख देते हैं, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, यहाँ पे बेलन बी का आयतन भी अधिक है, साथ साथ बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। प्रश्न नंबर 3 दे गए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन यहाँ पे 900 सेंटीमीटर घन है। तो यहाँ पर आपको घनाभ का आयतन दे देगा जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग रहेगा। ठीक है, घनाभ की बात करें तो यही घनाभ है। ठीक है, यहाँ पर एक घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग रहेगा, और यहाँ पर दे देगा क्षेत्रफल आपको दे देगा, है ना, क्षेत्रफल वो भी यहाँ पे आधार का, आधार मतलब नीचे, या फिर यहाँ पे ऊपर भी समझ सकते हैं, जैसा नीचे रहेगा वैसे ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आपको दे देगा। ठीक है, कि इतना है, और जिसका यहाँ पर आयतन में क्या रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयतन ज्ञात होता है। कोई भी घनाभ रहता है ना, यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन के लिए ही फार्मूला होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे प्रश्न को लिख देते हैं, माना घनाभ की ऊंचाई h
यहाँ पर सेंटीमीटर में सब, तो ये भी आपको सेंटीमीटर में ही प्राप्त होगा। एच जो कि मात्रक आपको सेंटीमीटर में रहेगा, इतना एच है, एच हमने मान लिया। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न दे देगा उस प्रकार से हम लोग समीकरण बनाते हैं। लिख देते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, ठीक है, यही होता है फार्मूला। यहाँ पे घनाभ का आयतन आपको पहले ही दे देगा है प्रश्न में 900 सेंटीमीटर घन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 900, ठीक है 900। और चलिए मात्रक हम लोग बाद में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई का भी वैल्यू हम लोग को प्रतिस्थापित कर देना है। लंबाई गुणित चौड़ाई इसका भी मान आपको दे देगा है ना, जो कि हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग 180 प्रतिस्थापित कर देते हैं और सिंपल आप इसको हल कर देंगे तो एच का वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगा, जो कि सेंटीमीटर में ज्ञात होगा। तो यहाँ पर ये गुणे में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, हर में आ जाएगा 900 बटा 180, यहाँ पर बराबर किधर एच हो गया। चलिए अंश और हर में यहाँ पर 10 से विभाजित है, तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो क्योंकि 0 समाप्त हो जाएगा और 18 5 90 होता है, तो यहाँ पर 5 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना। या फिर 180 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 900 प्राप्त हो जाएगा, बराबर इधर एच। चलिए या फिर इसको हम लोग सीधा करके लिख सकते हैं, इसको हमने पहले लिख दिया एच को, एच बराबर यहाँ पे 5 जो कि आपको प्राप्त होगा सेंटीमीटर में। अतः लिखते हैं, अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रश्न में आपको यहाँ पर घनाभ का आयतन दे दिया गया था, जो इसको हमने यहाँ पे 900 प्रतिस्थापित कर दिया। और घनाभ का आयतन किस प्रकार से ज्ञात होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करके, ठीक है, इस प्रकार से आयतन ज्ञात होता है। तो यहाँ पर आधार आपको एक दे दिया गया था, है ना, एक आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया था। यहाँ पे लंबाई गुणित चौड़ाई आपको दे दिया गया था कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और यहाँ पर गुणित हमने एच लिख दिया, है ना, और इसका वैल्यू दिया था तो इसका मान हमने प्रतिस्थापित कर दिया, बाकी हल करके एच का वैल्यू ज्ञात कर लिया, जो कि हमें सिंपल 5 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। अभी हम लोग यहाँ पे 180 में 5 से गुणा कर देंगे तो फिर आपको 900 प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। अतः हमने लिख दिया, अतः घनाभ की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और यही प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 4 दे देगा, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुणित 54 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इतना यहाँ पे विमा वाला यहाँ पर दे देगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा। यहाँ पर एक घनाभ है, इसके अंदर हमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घनों को यहाँ पे रखना है। तो हमें पता है ना, हम लोग को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन को रखे जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि छोटे जो भी यहाँ पर बड़ा घनाभ है, इसके अंदर हम लोग यन मान लेंगे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन छोटे घनों का जो भी आयतन रहेगा हम लोग यन मान लेंगे, उनकी संख्या यन है, और यहाँ पे उसका आयतन, और यहाँ पे जो बड़ा वाला एक घनाभ है, ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे छोटे घनों को रखना है, तो इनका आयतन आपस में बराबर रहेगा, है ना। चलिए एक बार हम मान लेते हैं और आपको हल करके दिखाते हैं। लिख देते हैं हम लोग हल करने वाले हैं चौथे प्रश्न को। लिखते हैं, माना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले रहेगा, माना 6 सेंटीमीटर भुजा वाले यन घनों को घनाभ के अंदर रखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर उसके भी मान दे दिए गए हैं आपको। घनाभ के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। तब यहाँ पर आपका समीकरण किस प्रकार से बनेगा, यन गुणते, ठीक है, यन हमने मान लिया। यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर वाले घनों का आयतन बराबर, और यहाँ पर दे दिया गया आपको घनाभ के बारे में दे दिया गया था, लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर गुणित 54 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर, इतने विमाएं वाला घनाभ का आयतन, ठीक है। ये अपने आयतन के बराबर ही, जो यहाँ पर यह घनाभ दे देगा, ये अपने आयतन के बराबर ही छोटे छोटे घनों को रख सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसकी संख्या हम लोगों ने यन मान लिया, और यहाँ पे देखिए इसका भी हम लोग आयतन का भी वैल्यू रख देंगे और इसके भी आयतन का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और सिंपल हम लोग उसको हल कर लेंगे, और हल कर हम लोग यन का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। लिख देते हैं यन गुणते,
और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर वाले घनों का आयतन, इसका आयतन हम लोग किस प्रकार से 6 सेंटीमीटर वाले घनों या फिर सिंपल इस प्रकार से लिखते हैं घन का आयतन, है ना, क्योंकि 6 सेंटीमीटर वाले घनों का आयतन, कोई भी घन रहता है तो उसका हम लोग आयतन किस प्रकार से करते हैं, ज्ञात करते हैं, भुजा का घन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 6 का घन कर देते हैं, ठीक है। इसका आयतन हमने ज्ञात कर दिया, 6 पर घन कर दिया, जो भी उसका भुजा रहेगा उस पर 3 घात लगा दीजिए, कोई भी घन का यदि आयतन ज्ञात करना है तब। चलिए, और इसका हम लोग तो आयतन ही हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 60 गुणित 54 गुणित यहाँ पर हमने 30 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पर 3 घात है, इसको हम लोग बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, यानी बराबर लिख देते हैं 60 गुणित 54 गुणित यहाँ पर 30 है। चलिए, और यहाँ पर ना 6 पर 3 घात है, बराबर की इधर पक्षांतर कर देते हैं। 6 पर 3 घात का मतलब 6 के यहाँ पर 3 गुणनखंड है, तो यहाँ पर चलिए 6 गुणित 6, यहाँ पर 6 रहेगा, 6 गुणित 6 गुणित 6 हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अंश और हर को हम लोग विभाजित कर लेते हैं, विभाजित करके हम लोग सिंपल n का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 दहा में 60 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 दहा में 60 हो गया, और 6 नवा 54, 6 एकम 6, 6 नवा 54, यहाँ पे 9 बार विभाजित हो गया। यहाँ पे 6 5 30, ठीक है। अब चलिए, और हम लोग भाग मतलब बस यहाँ पे हर में तो कुछ नहीं बचा, अंश का गुणा कर लीजिए। यहाँ पर बचा क्या हुआ है, 10 गुणित 9 गुणित यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो n का वैल्यू 9 5 45 हो जाएगा। 45 में 10 का गुणा कर देंगे, 450 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अतः आपको यह पता चला ना कि जो भी आपको घनाभ दे दिया गया है, जिसके यहाँ पर विमाएँ दे दिया गया था, इसके अंतर्गत हम लोग 6 सेंटीमीटर वाले कितने घनों को हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पर उनकी संख्या है 450, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 450 छोटे छोटे रहेगा घनों को रख सकते हैं, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 5 दे गए, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर घन है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर व्यास दे दिया गया है, आयतन दे दिया गया है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग ऊंचाई को h मान लेते हैं, लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग 5वें प्रश्न को। माना बेलन की ऊंचाई h, देखिए यह मात्रक आपको दे देगा मीटर में, हम लोग इसको भी मीटर में बदलेंगे, है ना। यहाँ पे मात्रक सेमी करके हम लोग गुणा भाग करेंगे, यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं h मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे व्यास है ना, इसको हम लोग बदल देते हैं, इसका हम लोग पहले त्रिज्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यास आपको दे दिया गया है ना 140 है, यहाँ पर दे दिया गया सेंटीमीटर में। हमें पता है ना कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 से भाग देते हैं और मीटर में बदल देते हैं। जब यहाँ पे 100 से आप भाग देंगे ना तो 140 है और हर में हो जाएगा 100, और यह हो गया अब मीटर में। अंश और हर में यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो एक एक जीरो समाप्त हो जाएगा, और फिर 10 से भाग देंगे यहाँ पे तो 1.4 आपको प्राप्त हो जाएगा, 1.4 आपको मीटर प्राप्त हुआ। चलिए, तब यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग r से दर्शा देंगे, इसको आधा कर दीजिए, 0.7 आपको मीटर प्राप्त हो जाएगा, है ना। ऊंचाई है h मीटर, और यहाँ पे त्रिज्या, और यहाँ पे जो भी आपको दे दिया गया है ना, यहाँ पे बेलन का आयतन लिख देते हैं, आपको प्रश्न में ही दे दिया गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको दे दिया गया 1.54 मीटर घन दे दिया गया। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h होता है, जो कि आपको दे 1.54। बाकी हम लोग सबका वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, r स्क्वायर मतलब यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग, तो 0.7 का हमने सिंपल 2 बार गुणा कर दिया है ना, इसका वर्ग 0.7 रहेगा, 0.7 का 2 बार हमने गुणा कर दिया, और h का आपको वैल्यू ज्ञात कर देना है, बराबर 1.54। हमने देखिए सबका मान प्रतिस्थापित कर दिया, सिंपल आपको h का ही मान अज्ञात है और इसका हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे बेलन का आयतन दे दिया गया था, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1.54 मीटर घन, और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h, है ना। पाई का मान 22/7, और यहाँ पे r जो त्रिज्या था बेलन का, उसको हमने r का मान ज्ञात किया था और इसको हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया। अब चलिए इसको और हल करते हैं।
यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 22/7। चलिए यहाँ पर ना, यहाँ पे अंश और हर को विभाजित करते हैं। फिलहाल में हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 7/10 भी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे 7 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, 0.7 हो जाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं 7/10 और यहाँ पे गुणते h। चलिए यहाँ पर भी हम लोग दशमलव बिंदु को यहाँ पर ला देते हैं, यहाँ पे 154, तो यहाँ पर हर में क्या हो जाएगा 100। अभी हम लोग 100 से इसमें भाग दे देंगे, दशमलव बिंदु फिर यहाँ पर लग जाएगा, है ना। चलिए बाकी इसको हल करते हैं। यहाँ पे अंश और हर में यहाँ पे 7 विभाजित हो जाएगा और हम लोग h का डायरेक्ट मान ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे बचा क्या हुआ है, 22 × 7 बचा हुआ है और यहाँ पे 10 × 10 बचा हुआ है। 10 में 10 का गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा और गुणते h बराबर 154 और हर में है 100। h का मान हम लोग ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 154 और हर में है 100 और यहाँ पर हर में जो 100 है वो अंश में चला जाएगा और जो यहाँ पे 22 × 7 है वो हर में चला जाएगा। 22 × 7 अंश और हर में से 100 विभाजित है और यहाँ पे ना 22 में यदि आप 7 का गुणा कर देंगे तो फिर आपको 154 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये राशि पूरा अंश और हर पूरी तरह से इससे विभाजित है, ठीक है। यहाँ पर यदि भाग देकर दिखाना रहेगा तो हम दिखा देते हैं या फिर गुणा करके ही दिखा देते हैं। यदि हम लोग 22 में 7 का गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे 7 दूना 14 को 4 एक हासिल लगेगा, 7 दूना 14 एक हासिल 15 हो जाएगा, 15। तो 154 आपको प्राप्त हो जाएगा। इनका गुणनफल भी मतलब 154 मिल रहा है और यहाँ पर अंश में भी 154 है। तो यहाँ पे यह राशि पूरी तरह से यहाँ पे इससे विभाजित हो जाएगा, मतलब अंश और पूरी तरह से विभाजित हो गया। सिंपल आपको 1 प्राप्त हुआ। h का वैल्यू आपको 1 प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, सब मीटर में ही था। यहाँ पर भी आपको मीटर में ही प्राप्त हुआ। लिख देते हैं, अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 6 दे गए, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी क्षमता के ही बराबर हो जाएगा, मतलब जिसका इसका मतलब यहाँ पे बेलनाकार टैंक है ना, यहाँ पे दूध का टैंक है, इसके आयतन के बराबर ही उसमें दूध भरा जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर ये इतना है लंबाई, मतलब ये त्रिज्या है और यहाँ पर लंबाई, इसका नोट करते हैं और हम लोग ज्ञात करते हैं। लिखते हैं इसको, हल करने वाले हम लोग छठे प्रश्न को। लिखते हैं बेलनाकार दूध के टैंक का त्रिज्या, जिसको हम लोग दर्शाएंगे आर से, 1.5 मीटर दे देगा और साथ साथ इसकी लंबाई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, ठीक है। चलिए लंबाई लिख देते हैं, लेकिन हम लोग इसको दिखा देंगे यद से दिखा देंगे। यह दे देगा 7 मीटर। तो यहाँ पर यह इसके आयतन के ही बराबर, जो यहाँ पे बेलनाकार दूध का टैंक है ना, यह अपने आयतन के ही बराबर उसमें दूध की मात्रा भरी जा सकती है, ठीक है। उसका जितना क्षेत्रफल रहेगा, मतलब क्षेत्रफल नहीं कह सकते, आयतन कहेंगे, जितना उसने, मान लेते हैं कि जैसे इसी प्रकार से रहेगा तो इसमें हम लोग जितना ऊपर से पानी हम लोग, मतलब जो बेलनाकार टैंक रहेगा उसमें हम लोग जितना पानी मतलब जितना उसमें दूध हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा दूध भरा जाएगा, ऊपर से भर देंगे। चलिए तो ये इसके उसके आयतन के ही बराबर लिख देते हैं। बेलनाकार दूध के टैंक का आयतन, इसके लिए फार्मूला तो ही हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 r स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या क्या है, 1.5 है, लिख देते हैं 1.5 पर, यहाँ पर r पर घात 2 है तो इसके 2 गुणनखंडों गुणा 1.5 गुणते 1.5 हो गया। और यहाँ पे ऊंचाई दे देगा 7, यहाँ पर 7 हम लिख दिया। और यहाँ पे आयतन जब भी ज्ञात कर देंगे तो यहाँ पर घन में ज्ञात होगा, मीटर घन। यहाँ पे 3 राशियों का आपने गुणा किया है, यहाँ पर ये भी मीटर में, यह भी मीटर में, यह भी मीटर में, मीटर पर 3 घात, ये हो गया। आयतन यहाँ पे घन में ही रहेगा। चलिए अंश और में यहाँ पे 7 विभाजित हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 22 गुणते 15 गुणा करते हैं 225 आपको प्राप्त होता है। 15 का वर्ग 225 होता है। और यहाँ पे दशमलव बिंदु 1 अंक 2 अंक बाद है तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक दशमलव बिंदु यहाँ पे लग गया, मीटर घन आपको प्राप्त हुआ। और यहाँ पर आपको सिंपल गुणा भी करना है ना, यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं।
225 है, यहाँ पे 22 का गुणा कर देंगे तो 2 5 10 को 0, एक हासिल लगा, 2 दूना 4, एक हासिल 5 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर भी गुणा कर देंगे तो 0 5 4 ही आपको प्राप्त हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 5 9 4 इतना प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं 4950 इतना प्राप्त हुआ। दशमलव बिंदु 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर 1 अंक 2 अंक बाद हमने दशमलव बिंदु को प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं मीटर घन। 1 मीटर घन में 1000 लीटर आता है। अब जो भी और है पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, इस प्रकार से कोई भी द्रव रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, एक मीटर घन बराबर यहाँ पे 1000 लीटर होता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, चूँकि 1 मीटर घन बराबर 1000 लीटर, इसलिए यहाँ पर यह आपका इतना है। ठीक है, 1 मीटर घन रहता तो 1000 लीटर उसमें यहाँ पर दूध आ जाता। फिलहाल में अंत में लिख देंगे कि दूध है। अब चलिए यहाँ पर 1 मीटर घन में 1000 लीटर, तो यहाँ पर आपके पास 49.5 है। ठीक है, इतना मीटर घन है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें उतना गुणा भी कर देंगे। देखिए यहाँ पे 49.5 मीटर घन बराबर इतना में गुणा कर दीजिए 1000 में, 49.5 का दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया। यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा। लिख देते हैं 49.5 और यह आपको ज्ञात होगा लीटर में। लिख देते हैं 49.5 मीटर घन बराबर, यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 4 9 और यहाँ पर है 5, इस पर कुल 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब यहाँ पे दशमलव बिंदु 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर भी 1 अंक बाद प्रतिस्थापित कर दीजिए यहाँ पे लीटर में, या फिर उसको हटा भी दीजिए। लिख देते हैं 49.5 मीटर घन बराबर 4 9 5 फिर 2 जीरो इतना लीटर, जो कि है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 49,500 लीटर उसमें दूध आएगा। जो भी आपको बेलनाकार दूध का टैंक दे दिया गया था ना, उसका हमने पहले आयतन ज्ञात किया, और आयतन ज्ञात करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर घन में 1000 लीटर आता है ना। जो भी रहेगा, जल रहेगा, पानी हो गया, मतलब पानी हो गया, दूध हो गया, जो भी रहे द्रव, तो इसमें 1000 लीटर आएगा। तो यहाँ पे 1 मीटर घन बराबर 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे 49.5 मीटर घन था, इतना आपके पास आयतन था, तो इसका हमने गुणा कर दिया तो 49.5 मीटर घन हो गया। यहाँ पर भी गुणा हो गया 1000 के साथ, और यहाँ पर आपको ज्ञात हो गया इतना। लिख देते हैं अतः बेलनाकार दूध के टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा 49,500 लीटर है। ठीक है, इस प्रकार से छठा प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 7 दे गए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगा और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगा। ठीक है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर घन की बात करें ना, यहाँ पे प्रत्येक किनारों को 2 गुना, मतलब यहाँ पर 2 गुना करके भी एक घन ही आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब प्रत्येक किनारों को 2 गुना कर दिया जा रहा है। जो भी घन था, मान लेते हैं कि यदि पहले 4-4 सेंटीमीटर का था, अब उसे 8-8 सेंटीमीटर का कर दिया गया है। जो भी उसकी लंबाई रही होगी उसका 2 गुना कर दिया गया है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले जो वास्तविक था, मतलब जो पहले था, मान लेंगे हम लोग ए, और फिर उसका हम लोग 2 गुना करके दोनों प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, और साथ साथ उसका हम लोग आयतन भी ज्ञात कर देंगे, है ना। लिख देते हैं हम लोग, हल करने वाले हैं 7वें प्रश्न को। और पहले हम लोग लिख देते हैं, माना घन का पहले पहले भुजा रहेगा, पहले भुजा ए है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिलहाल मात्रक के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो भी मात्रक रहेगा तो यहाँ पर भुजा रहेगा, मतलब मात्रक सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर। यहाँ पर मात्रक नहीं लिखते हैं, फिलहाल में हम लोग गुना के हिसाब से बताना है ना। तो चलिए यहाँ पर घन का पहले भुजा ए है, तब उसका लिख देते हैं घन का आयतन। घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए पर घन हो जाएगा। जो भी भुजा रहता है उस पर 3 घात लगा देते हैं, घन का आयतन उस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, 6 गुणते यहाँ पे
ए का वर्ग हो जाता है। देखिए इस प्रकार से घन है, मान लेते हैं पहले उसका भुजा ए था, अब ए भुजा था ना तो उसका आयतन ए पर घन हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक लंबाई आपस में बराबर रहेगा और यहाँ पे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 6a²। यहाँ पर कुल 6 वर्ग बनेगा, तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर a² हो जाएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो आगे का वर्ग है ना इसका क्षेत्रफल की बात कर देंगे तो a² हो जाएगा। इस प्रकार कुल कितने वर्ग हैं, यहाँ पे एक आगे, एक पीछे, एक दाहिने, एक बाएं और एक ऊपर और एक और नीचे। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको प्राप्त होगा 6a²। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 6a², ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर पहले तो हमने आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अब हम लोग जब इसका दोगुना हो जा रहा है तब ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तथा घन की भुजा 2 गुना करने पर प्राप्त घन की भुजा 2a, प्राप्त घन की भुजा 2a, चलिए होगी लिखते हैं, है ना। यहाँ पर पहले a था, अब उसका दोगुना कर दे रहे हैं, a भुजा था, अब उसका दोगुना कर दिए तो 2a हो गया। अब इसका हम लोग आयतन ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं घन का आयतन। यहाँ पर जो भी भुजा रहता है उस पर आप 3 घात लगा दीजिए, तो यहाँ पर 2a पर हमने 3 घात सिंपल लगा दिया। तो यहाँ पर जो संख्या है इसका भी घन होगा, 2 दूना 4 दूना 8, इस संख्या के 3 गुणनखंडों को गुणा होगा, 2 दूना 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। a पर घन इस प्रकार से हमने सिंपल लिख दिया, ये घन का हमने यहाँ पर हमने घन का आयतन ज्ञात कर दिया। चलिए घन का यहाँ पे लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर जब आपने घन है ना, तो पहले यदि हम लोग एक वर्ग की ही बात करें, फिलहाल में एक वर्ग का रहेगा तो फिर उसके में हम लोग 6 फलक रहेगा, 6 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब आपने उसका दोगुना कर दिया है ना तो यहाँ पर 2a हो गया, यहाँ पर भी 2a हो गया भुजा, और इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात होगा, इन दोनों का गुणनफल से ज्ञात होगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा a², ठीक है। एक भुजा का यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, मतलब यहाँ पे जो आगे का इस प्रकार से जो भी भुजाओं का दोगुना करेंगे ना तो इस प्रकार से भी आपको घन ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो एक वर्ग का यहाँ पर हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया ना, इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात किया तो 4a² ज्ञात हो गया। लेकिन ऐसे यहाँ पर ऐसे वर्गों की संख्या कुल कितनी है, 6 होता है, ठीक है, 6 फलक होता है घन में। तो यहाँ पर इसमें 6 का गुणा कर देना है, तो यहाँ पे 4a² में जब आप 6 का गुणा कर देंगे 6 चौका 24 हो जाएगा, 24a² आपको प्राप्त होगा। लिख देते हैं 24a², ठीक है। यही है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब यहाँ पर आपने भुजाओं को दोगुना कर दिया है, हमने बताया किस प्रकार से आपने ज्ञात किया, एक वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से हमने ज्ञात किया। यहाँ पर चूँकि भुजा दोगुना हो गया है ना, यदि मान लेते हैं पहले जो था a था, यहाँ पे पहले भुजा a था, यहाँ पर a था, अब a का इसका यदि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, एक यहाँ पे इसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना था इस वर्ग का, तो आपने सिंपल a² कर दिया है ना, यहाँ पर भुजाओं का आपने गुणा कर दिया, या भुजा का वर्ग भी कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, भुजा का वर्ग कर देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे भुजा का वर्ग कर देंगे तो a² मिलेगा, यहाँ पर भुजा हो गया है 2a, तो 2a का वर्ग कर देंगे तो आपको 4a² मिलेगा, ठीक है। 4a² यहाँ पे प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको a² मिला था। तो यहाँ पे इसका जब आपने 6 गुना किया था तो यहाँ पर आपने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा था इसका 6 गुना करके, तो यहाँ पर 4a का जब आपने 6 गुना कर दिया तो 6 चौका 24, 24a² आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग इसका तुलना कर देते हैं। फर्स्ट वाले प्रश्न में आपको इसका तुलना करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पहले यह था, अब बाद में यह हो गया, तो लिखते हैं हम लोग 6, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 6a²। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर कितना गुना हो गया और बराबर, और यहाँ पे 24a²। अब यहाँ पे कितना गुना हो गया, यहाँ पे पहले 6² था, अब यहाँ पे कितना का हम लोग गुणा कर दें कि यह राशि दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। तो 6 चौका 24, यहाँ पे 6 चौका 24 है ना, यहाँ पे यह 4 गुना हो गया। जो पहले था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पहले था, अब यह कितना गुना बढ़ गया, यहाँ पे 4 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर ए वाले प्रश्न के लिए हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। यही हल हो जाएगा पहले प्रश्न के लिए, जो कि पूछा था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया, ठीक है, कितना गुना अधिक हो गया। तो यहाँ पर हमने ज्ञात करके भी दिखाया 4 गुना अधिक हो गया। चलिए सेकंड वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया था आयतन के ही बारे में पूछा हुआ है ना। सेकंड वाला प्रश्न पूछा था कि आयतन में कितने गुना वृद्धि हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना गुना वृद्धि हुआ। पहले आयतन क्या था,
आयतन ए पर घन था, लिख देते हैं। पहले आयतन ए पर घन था, चलिए गुणते। अब इसमें कितना का गुणा करके अब यहाँ पर आयतन क्या हो गया, देखिए पहले यहाँ पर ए पर घन था आयतन, अब यहाँ पर 8 ए पर घन है, तो लिख देते हैं 8 ए पर घन, है ना। अब दोनों को हम लोग को यदि मान को बराबर करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए पर घन है, यहाँ पर भी ए पर घन है, यहाँ पर हम लोग को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल 8 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तभी यहाँ पर 8 ए पर घन होगा और बराबर यहाँ पर 8 ए पर घन होगा। तो यहाँ पर जो पहले था घन का जो पहले आयतन था, अब ये कितना गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, है ना। इसमें हम लोग 8 का गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड वाले प्रश्न में 8 गुना, ठीक है, गुना रहेगा 8 गुना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। प्रश्न नंबर 8 दे दिए गए, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर घन है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर मात्रक तो हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रति मिनट दे दिए गए, यहाँ पर घंटे में पूछा हुआ है। पहले हम लोग देख लेते हैं ना कि यहाँ पर जो भी कुंड है इसकी क्षमता कितना है, मतलब इसमें कितना लीटर पानी भरा जाएगा, है ना। देखिए हमें इतना पता है ना, यह तो हमें पता है कि 1 मीटर घन में 1000 लीटर पानी होता है। तो यहाँ पर इसका पहले हम लोग कुंड का क्षमता ज्ञात करते हैं और फिर हम लोग उसमें 60 से भाग दे देंगे, है ना। मतलब कुंड में जितना लीटर भी पानी रहेगा, ठीक है, मान लेते जितना लीटर पानी मिलेगा उसमें हम लोग 60 से भाग दे देंगे, तो हमें सब मिनट में ज्ञात हो जाएगा कि उतने मिनट में हम लोग उसको भर देंगे, फिर हम लोग उसको घंटा में बदल देंगे, है ना। तो पहले हम लोग चलिए ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं। चूँकि हम लोग को पता है ना कि यहाँ पे 1 मीटर घन बराबर 1000 लीटर होता है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो कुंड का आयतन दे देगा कितना है, 108 मीटर घन है, तो यहाँ पे 108 का गुणा कर दीजिए। 108 मीटर घन में यहाँ पर भी 108 का गुणा करना पड़ेगा, 108 गुणते 1000 लीटर, 108 मीटर घन बराबर 108, इस पर कुल 3 जीरो, इतना लीटर लिख देते हैं। कुंड की कुल क्षमता इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 1,08,000 है लीटर। कुंड की कुल क्षमता यहाँ पे 1,08,000 लीटर है। कुंड की क्षमता हमने ज्ञात कर दिया 1,08,000 लीटर की है। अब हमें पता है ना कि जो उसमें जो पानी गिरा है, जो कुंड है उसमें पानी गिरा है ना, तो यहाँ पे प्रश्न में दे देगा 60 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। तो यदि हम लोग इस राशि को हम लोग 60 से भाग दे देंगे ना, तो जो इतना लीटर है यहाँ पे 60 से भाग दे देंगे तो हम लोग को मिनट में ज्ञात हो जाएगा कितना मिनट में भर देगा। अब जब मिनट में ज्ञात हो जाएगा तो उसको हम लोग घंटा में बदल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब कुंड की क्षमता ज्ञात कर दिया कि इतना लीटर है और हमें पता है कि 60 लीटर प्रति मिनट की दर से उसमें पानी गिर रहा है, तो हम लोग 60 से भाग दे देते हैं इसमें, ठीक है। लिख देते हैं चूँकि 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर रहा है या पानी भर रहा है, इस प्रकार से लिख देते हैं, पानी भर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1,08,000 लीटर भरने में लगा समय इसमें हम लोग 1,08,000 है, इसमें हम लोग 60 से भाग दे देते हैं। यह आपको ज्ञात हो गया मिनट में, लिख देते हैं मिनट। अब यहाँ पे अंश और हर से यहाँ पे एक जीरो समाप्त कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो हम काट देते हैं। यहाँ पे 6 एकम 6, अब यहाँ पे 10 में से 6 घटा देंगे 4 और 8 48, 6 8 है 48 और यहाँ पे 2 जीरो, इतना जीरो लग गया। अब यहाँ पर अभी ज्ञात हो गया है मिनट में, इतना मिनट में भर जाएगा। जो भी कुंड रहेगा ना, यहाँ पे 60 लीटर प्रति मिनट की दर से यहाँ पे भरा जा रहा है उसको, तो इतना मिनट में वो कुंड पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन मिनट में नहीं, हमें बताना है घंटा में, फिर हम लोग को इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देते हैं 60 से भाग देते हैं। अब यह हो गया घंटे में, एक जीरो समाप्त। यहाँ पे 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, यहाँ पे 6 तियाँ 18, यह विभाजित हो गया और एक जीरो बचा हुआ है, 30 घंटे, है ना। इतना घंटा में जो कुंड है वो भर दिया जाएगा पूरी तरह से। लिख देते हैं अतः
30 घंटे में कुंड भर जाएगा। हमने इसको सिंपल किस प्रकार से ज्ञात किया? हमें पता है 1 मीटर घन में 1000 लीटर पानी आता है, तो यहाँ पे इसका हमने 108 गुना कर दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर घन का नहीं, यहाँ पर हमें ज्ञात करना था 108 मीटर घन का, जो कुंड का आयतन था 108 मीटर घन था, तो यहाँ पे 108 गुना कर दिया, यहाँ पर भी दोनों पक्ष में 108 का गुणा कर दिया, तो 108 मीटर घन बराबर हमें पता चला कि 1,08,000 लीटर पानी लगेगा, तो वो कुंड रहेगा वो भर जाएगा। ठीक है, तो कुंड की कुल क्षमता हमने ज्ञात कर दिया 1,08,000 लीटर है। चूँकि 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा था, इसलिए यहाँ पर 1,08,000 लीटर 1,008 लीटर भरने में लगा समय हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी यहाँ पर पानी था, यहाँ पे 1,08,000, इसमें हमने 60 से भाग दे दिया, तो ये हमें मिनट में ज्ञात हो गया, और फिर मिनट में ज्ञात हो गया, फिर हमने उसको घंटा बदल दिया, और तो हमने लिख दिया कि 30 घंटे में कुंड भर जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो इस प्रश्नावली में कुल यहाँ पर 8 ही प्रश्न थे, 8 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल में हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।